सुनो, तो लास्ट क्लास में हम आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज और SN1 रिएक्शन के बारे में बताए थे। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग SN1 के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात किए थे वो सारा पॉइंट को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग को बताए थे बाबू, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन शो करता है, जिसमें एक टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात करें तो ये कितना तरह से होता है? दो तरह से। और वो दो तरह से क्या क्या है? एक है SN1 और दूसरा है SN2। बात क्लियर है? ठीक है, अगर हम SN1 का बात करें तो SN1 जो है वो क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। ठीक है, SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। बात क्लियर है? या फिर तुम ना इसी को SN1 को ऐसे भी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोल सकते हो? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं आप लोगों को कितना सारा बात यहाँ पे याद है, क्योंकि ये सारा बात हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, सबसे पहला सवाल, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? कोई मुझे बताओगे? बहुत अच्छे। ऑर्डर 1 होना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा? और वो मॉलिक्यूल कौन सा था बच्चा? अल्काइल हैलाइड। RX पे डिपेंड करता था, हाँ या ना? चलो, ये था पहला। सेकंड अगर हम बात करें SN1 में, तो सेकंड हम SN1 के बारे में क्या बताए थे? ये रिएक्शन जो है ये एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। ये कौन सा सॉल्वेंट होता है यहाँ पे सर? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल बताए थे जो कि था क्या? H2O। और तुमको हम पहचानने के लिए क्या तरीका बताए थे? ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ आना चाहिए? हाइड्रोजन। बस कहानी खत्म। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को यह भी बताए थे कि ये जो रिएक्शन है ये कितना स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। कार्बोकेटायन बनने वाला जो स्टेप होता है वो जल्दी जल्दी होता है, नहीं, वो स्लो होता है। और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? फास्ट। ठीक है, जो स्लो स्टेप होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, यानी कार्बोकेटायन का जनरेशन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इस रिएक्शन में चूंकि कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पे एक फेनोमेना हो सकता है, जिस फेनोमेना का नाम क्या है? शिफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम आप लोग को बताए थे कि इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात किए थे। अगर कोई भी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होता है और सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है, तो एक खास प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट तो हर रिएक्शन में मिल सकता है, बट अगर ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट लिया जाए और वो SN1 रिएक्शन से, SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करे तो एक खास तरह का प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते थे? याद है? रश्मिक मिक्सचर। रश्मिक मिक्सचर जो होता है वो 2 एनांसियोमर का मिक्सचर होता है। एक को कहते थे इन्वर्जन और एक को बोलते थे रिटेंशन। दोनों का अमाउंट 50-50% होता था। फिर हम आप लोग को एनांसियोमर भी बताए थे। एनांसियोमर बताने के लिए हम ऐसे बोले थे, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, सुपर इंपोजेबल, तो ये एनांसियोमर नहीं कहलाएगा। ये भी मिरर इमेज है बट ये नॉन सुपर इंपोजेबल, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एनांसियोमर। और एनांसियोमर का पेयर जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव यानी उसके थ्रू अगर पीपीएल को पास करा है, पीपीएल यानी क्या? प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है? रोटेट करता है। अब रश्मिक मिक्सचर का खासियत क्या था? याद है ना? रश्मिक मिक्सचर का खासियत ये था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होता है बट नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? 0, क्योंकि एक एनांसियोमर लाइट को राइट रोटेट करता है तो दूसरा वापस से लेफ्ट, और नेट रोटेशन क्या होता है? 0। फिर हम आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए थे जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो है रिएक्टिविटी। ठीक है, टुवर्ड्स SN1। अगर हम रिएक्टिविटी का बात करें तो वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना? और हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कितना डिग्री कार्बोकेटायन होता है? फिर तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगा वो किसका होगा? 3 डिग्री का। फिर किसका होगा? 2 डिग्री का। फिर किसका होगा? 1 डिग्री का। फिर हम अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में भी बात किए थे। अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में अगर हम बात करें बच्चा, तो अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में, ठीक है, यहां पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा किसमें होता है? आयोडीन। बहुत अच्छे। फिर ब्रोमीन। फिर किसमें होता है? और सबसे कम? यही बात हम आप लोग को बताए थे। एक बात लास्ट क्लास में छूटा था, शायद ये नहीं बताया था आप लोग को, ये यहां पे मेंशन कर लेना। अब एक बात सुनो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल
यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। अब यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं ना, वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। यानी SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का उपयोग होता है, जो यूज किया जाता है, वो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है या वीक होता है? वीक होता है। तो सिंपल सा बात हम लोग क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे बोलने ये वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड, वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। ये बात याद रखना। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? बोलो फिर से, हाँ या ना? चलो अब हम लोग SN2 की तरफ आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं SN2, ठीक है। तो बाबू देखो, जब हम SN1 के बारे में बात किए थे तो आप लोग को बताया उसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 है। यूनि क्यों बोले थे? क्योंकि वहां पे 1 था, यहाँ 2 है, तो 2 के लिए बाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर बताइए? बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। चलो अब अगर हम यहां पे बात करें तो आप सबको बताए थे ये 2 जो है, यही यहां पे क्या चीज को बता रहा है बताओ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ। चलो तो पहला लाइन तुमको यहां से समझ में आ गया होगा कि सर हमको ये पता चल गया इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। होगा या नहीं होगा? अगर ऑर्डर 2 है सर, इसका मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा? 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं सर कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कितना मॉलिक्यूल बच्चे? 2 मॉलिक्यूल। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है इसमें? और वो 2 मॉलिक्यूल कौन कौन सा होगा? तो एक होगा अल्काइल हैलाइड, एक क्या होगा? अल्काइल हैलाइड, और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। दूसरा कौन होगा सर? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, यहां पे अगर तुम बात करोगे ना तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये रिएक्शन है सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अगर यहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा मतलब कार्बोकेटायन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन तब होता है जब रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है। बात क्लियर है? ठीक है। अगर ये सिंगल स्टेप में हो रहा है तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बोलेंगे? ठीक है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इज क्या? फॉर्म। अब एक बात बताओ जी, इंटरमीडिएट यहां पे बनेगा ही नहीं तो क्या यहां पे शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी यदि कोई रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है तो यहां पे शिफ्टिंग ऑब्जर्व नहीं होगा। नो शिफ्टिंग इज ऑब्जर्व्ड, नो शिफ्टिंग इज क्या? ऑब्जर्व्ड। यहां पे कोई भी शिफ्टिंग का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बोलिए बात समझे या नहीं समझे? ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे? तो तुमको पता है उल्टा यूज करेंगे ना जी। वहां पे पोलर अप्रोटिक यूज किए थे तो यहां पे क्या यूज करेंगे? पोलर एप्रोटिक। यानी पोलर तो होगा बट देने के लिए H+ आयन नहीं होगा। तो यहां पे जो सॉल्वेंट यूज करेंगे सर, ठीक है, वो सॉल्वेंट होगा कौन सा बताओ? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब तुम कहोगे सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल बताइए, तो बहुत सारा एग्जांपल हम बता सकते हैं। एक है एसीटोन, एक क्या है? एसीटोन। ये है मेरा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये है, ठीक है। एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है DMF। क्या है? DMF। इसका फुल फॉर्म सुन लो, इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल। क्या होता है? फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, ठीक है, ये होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड O और यहां पे हो जाएगा H, यहां पे आएगा N,
ठीक है, और इधर आ जाएगा क्या, CH3, और इधर क्या आएगा, CH3। तो यही है मेरा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब देख लो, क्या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, नहीं है। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता तो ये क्या कहलाने लगता, पोलर प्रोटिक। क्या इसके पास में है जी, इसीलिए ये क्या कहला रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है, तो ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम चर्चा करें न्यूक्लियोफाइल का, तो तुम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी बता सकते हो। अब बताओ, अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होता था तो वीक को यूज करते थे जी, यहाँ पे क्या को यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग को यूज करेंगे। बहुत अच्छे, यहाँ पे यूज करेंगे क्या को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग देखेंगे तुम लोग के हिसाब से केमिकल रिएक्शन और मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन। तुम लोग के हिसाब से भी केमिकल रिएक्शन, चलो तब तुम लोग के हिसाब से भी केमिकल रिएक्शन, सिर्फ मंजू के हिसाब से केमिकल होगा। चलो, अगर हम बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। अब क्या बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन। सुनिए जरा, अब अगर हम केमिकल रिएक्शन का बात करें तो वापस से ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेकर के चलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, इधर हम लोग ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे हम लोग C2H5। अब हम तुम लोग को बताए थे, अगर किसी कंपाउंड में कोई ऐसा कार्बन हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसका चारों बॉन्ड में अलग अलग ग्रुप हो, तो उसको एक नाम से बुलाते थे, क्या कहते थे, कायरल की चिरल। ये है मेरा चिरल कार्बन, क्या कायरल ना, ठीक है, बट इसको पढ़ो तो, लिख तो चिरल रहे हैं, ठीक है, लिखते चिरल है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कायरल। तो ये कायरल कार्बन होगा। बात क्लियर है, ठीक है। और तुम लोगों को पता है कि जो कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली क्या, सॉरी, जिस भी कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। यानी ये सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव यानी पीपीएल को ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। अब हम लोग इसके पास में लेकर के आते हैं एक न्यूक्लियोफाइल को। अब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसके कारण यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, हाँ या ना। अब सुनो, होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव सेंटर को अटैक करना चाहेगा। यानी तुमको पता है न्यूक्लियोफाइल का अफेक्शन किससे होता है, प्लस से होता है। ये जहां प्लस को देखेगा, ठीक है, वहां ये जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे हम लोग का क्लास का नीतू, ठीक है, जहां पानी देखेगी वहां खेलने जाती है ना, उसी तरह से ये न्यूक्लियोफाइल जहां प्लस देखेगा वहां अटैक करेगा। बात समझे ना, ठीक है। तो अब देखो, ये जो है न्यूक्लियोफाइल, ये दो जगह से अटैक कर सकता है, एक आगे से और एक कहां से। अब सवाल ये है कि ये आगे से करेगा या पीछे से करेगा। एग्जाम्पल सुनो नीतू वाला ही, ठीक है। अब मान लो कि इसको दिख रहा है कि ग्राउंड में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये दो तरफ से जा सकती है। एक वार्डन मैम जो है, ठीक है, उस गली से जा सकती है या एक पीछे के रास्ता से जा सकती है। अब बताओ ये किधर से जाना पसंद करेगी। अगर मैम वहां पे खड़ी है आगे से, ठीक है, तो आगे के रास्ता से या पीछे के रास्ता से, काहे पीछे के रास्ता से जाना चाहेगी, क्योंकि वार्डन मैम वहां से डांटेगी, यानी उसको मार पीट करके भगाएगी कि नहीं भगाएगी। अब ये न्यूक्लियोफाइल इधर से जा रहा है, यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है, माइनस माइनस क्या होता है, रिपल्सन। क्या ये आगे से आ सकता है, तो ये अटैक हो सकता है क्या, पीछे से आएगा कि आगे से आएगा, तो यहाँ पे होगा बैक अटैक। अब देखो, तुमको पता है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में होता है। इसका मतलब एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और दूसरा एंड से ये धीरे धीरे क्या करेगा, बाहर निकलेगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक बनता है ट्रांजिशन स्टेट। देखो इंटरमीडिएट का नहीं बात कर रहे हैं, क्या का बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, अब ये थोड़ा अरेंजमेंट होगा, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा कौन, C2H5। अब इधर से चुपके चुपके न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ना चाह रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। और धीरे धीरे कार्बन इससे ब्रेकअप कर रहा है, मतलब अपना बॉन्ड को तोड़ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये इधर से जुड़ रहा है और धीरे धीरे ये इधर से क्या कर रहा है, तोड़ रहा है।
क्योंकि पता है कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। तो किसी नया से बॉन्ड बनाएगा तो किसी से तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये हेलोजन से अपना बॉन्ड को तोड़ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो कभी कभी ना ये सवाल तुमसे पूछ लेता है कि अगर कोई रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हुआ है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कि इंटरमीडिएट बनेगा। तो क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट में अगर बात करोगे तो ये कार्बन कै गो बॉन्ड बना करके रखा है, 1 2 3 4 5। यानी ट्रांजिशन स्टेट पे ये कार्बन जो है ये पेंटावेलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, पेंटावेलेंट। तो ये बात याद रखना कि जब रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होता है तो ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बन का वैलेंसी 4 के बजाय क्या दिखता है, 5। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल पूरा तरह से यहां पे जुड़ जाएगा, पूरा तरह से यहां पे क्या करेगा, जुड़ जाएगा, यहां पे सिचुएशन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, सोचो जरा। ठीक है, अगर ये पूरा तरह से यहां पे जुड़ा, ठीक है, पूरा तरह से अगर ये जुड़ जाएगा तो यहां पे इस तरह का कंडीशन डेवलप होगा कि नहीं होगा, बताओ तो जरा। यहां पे आ जाएगा कार्बन, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब सोचो इन न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ेगा, इसको ये दूसरा तरफ रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। अब अगर ये रिपेल करेगा तो सोचो तुम छाता पकड़े हुए हो, बात क्लियर है ना। ठीक है, इधर से हवा आया तो छाता पलटता है कि नहीं पलटता है, सेम सिचुएशन यहां पे भी है कि नहीं है। ठीक है, अब यहां पे छाता ऐसे खुला हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आया उसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाकर के पलटेगा कि नहीं पलटेगा। तो ये CH3 इधर दिखेगा जी, और यहाँ पे CH3 होगा कि सॉरी C2H5 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा। अब देखो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, तुम जो रिएक्टेंट लिए हो ठीक उसका उल्टा यहाँ पे सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ तो। ठीक है, जो तुम रिएक्टेंट लिए थे ठीक उसका उल्टा यहाँ पे सबस्ट्रेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर सेम होता था तो उसको कहते थे रिटेंशन, उल्टा होता है तो उसको क्या कहते हैं, इनवर्जन। यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इनवर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। बात क्लियर है, ठीक है। या फिर जो ये है ना वही सेम छाता वाला पे होता है काम, इसीलिए इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। बाबू ये सवाल आप लोग से डायरेक्टली पूछा जाता है कि SN2 मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन हुआ है और ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है तो बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, यानी क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो तुम क्या बोलोगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, वही अगर तुमसे पूछा जाए SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री तो क्या बोलोगे, रश्मिक मिक्सचर। रश्मिक मिक्सचर में दोनों बनता है, इन्वर्जन भी बनता है और रिटेंशन भी बनता है। ठीक है, और दोनों का अमाउंट क्या होता है, 50-50%। ऐसे एग्जैक्टली 50 नहीं होता, बोलने के लिए बोल दिया जाता है, दोनों का अमाउंट 50-50 है। और तुम लोग यही याद रखना 50-50 होता है। बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो एक बार SN2 से रिलेटेड जितना भी पॉइंट आपको हम बताए वो सारा पॉइंट को वापस से रिपीट करते हैं। पहला, ठीक है, अगर हम बात करें इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। कितना स्टेप में रिएक्शन होता है, इंटरमीडिएट बनता है क्या, शिफ्टिंग होगा क्या, स्ट्रॉन्ग या वीक। यहां पे अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिए और SN2 रिएक्शन हो रहा है तो बताओ जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे। यहां पे इंटरमीडिएट बनता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाता है, पेंटावेलेंट। क्या हो जाता है, अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका रिएक्टिविटी। क्या का बात करेंगे सर, तो चलिए बात करते हैं रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी, अब सुनिएगा ध्यान से बाबू। अगर हम इसका रिएक्टिविटी का बात करें तो सोचो ये कैसा रिएक्शन शो करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा। अब फिर से वही नीतू वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक तो तुमको पता चल गया कि नीतू को आगे के रास्ता से जाना इम्पॉसिबल है। बात क्लियर है ना। ठीक है, क्यों इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि आगे से जाएगी तो वार्डन मैम उसको भगा देगी। ठीक है, अब मान लो
पीछे के रास्ता से जा रही है, ठीक है, और देख रही है पीछे के रास्ता से भी वहां पे कोई गार्ड दीदी खड़ा है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, गार्ड दीदी के साथ में एक और मैडम भी खड़ा है, ठीक है। तीसरा केस, गार्ड दीदी के साथ दो और मैडम खड़ा है। बताओ उसको जाना कब आसान, या फिर कोई नहीं खड़ा है, ठीक है, पीछे रास्ता से उसको जाना कब आसान होगा? बताओ, जब कोई नहीं खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अगर पीछे के रास्ता में भीड़ भाड़ हुआ तो उसको जाना वहां पे क्या होगा? मुश्किल होगा। अगर वहां पे जाना मुश्किल होगा तो क्या वो पानी में खेल पाएगी? नहीं खेल पाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर भैया पीछे के रास्ता में भीड़ भाड़ हुआ, ठीक है, इसी को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टीयरिक हिंड्रेंस। यानी अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है मतलब न्यूक्लियोफाइल को उस प्लस चार्ज तक पहुंचने में तकलीफ ज्यादा होगा, तकलीफ ज्यादा होगा तो उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, हम क्या बोले? भीड़ भाड़ ज्यादा, तकलीफ ज्यादा। अगर तकलीफ ज्यादा तो क्या रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? नहीं होगा। यानी अगर हम SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन स्टीयरिक हिंड्रेंस। किस पे डिपेंड करता है बच्चे? स्टीयरिक हिंड्रेंस। अरे हाँ या ना? चलो अब बताओ, अगर हम स्टीयरिक हिंड्रेंस और रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर में बात करें कैसा रिलेशन होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस? अरे हाँ या ना? ये स्टीयरिक हिंड्रेंस के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी दोनों सेम ही चीज है ना, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी वही चीज है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्टीयरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा? कम। चलो अब तुम लोग बताना कि कहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा दिखाई दे रहा है। सुनो, CH3 और यहां पे ले लेते हैं X, ये है मिथाइल हैलाइड। ये क्या है? मिथाइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसका बात कर लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं ये CH3 CH2 और यहां पे ले लेते हैं X, ये मेरा 1 डिग्री। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका बात कर लो, ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा? 2 डिग्री। और लास्ट इसका बात कर लेते हैं, 2 डिग्री। और लास्ट इसका बात कर लो, ठीक है, तो ये मेरा कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। बात समझे? ठीक है, अब सुनो ध्यान से बाबू, अगर हम इन तीनों में बात करें तो बताओ स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसमें दिख रहा है? देखो, इस कार्बन पे अटैक होना है, बात क्लियर है। इसमें 3 गो हाइड्रोजन है, तीनों छोटा छोटा ग्रुप है। इसमें अगर देखोगे तो 2 छोटा छोटा ग्रुप है और 1 गो बड़ा ग्रुप है, ठीक है। यहां पे 2 गो बड़ा ग्रुप है और यहां पे तीनों बड़ा ग्रुप है। बताओ किस केस में पीछे के रास्ते से जाना पॉसिबल, मतलब किस केस में आसानी से तुम्हारा अटैक हो सकता है? मिथाइल के केस में या 3 डिग्री के केस में? क्यों मिथाइल के केस में? क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन छोटू छोटू होता है, ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा। यानी सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगा, तो सबसे ज्यादा SN1 के टुवर्ड्स, सॉरी SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगा? बताओ, मिथाइल हैलाइड। अब इसको 1 डिग्री 2 डिग्री के कैटेगरी में क्यों नहीं रखे? क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड का डिग्री है वो कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है, और कार्बन का डिग्री इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना और कार्बन से जुड़ा है। क्या ये किसी से जुड़ा है? कार्बन का डिग्री डिफाइंड है, तो अल्काइल हैलाइड का डिग्री डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए इसको बोल देते हैं मिथाइल हैलाइड। यानी SN2 के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है मिथाइल हैलाइड, फिर किसका होता है? 1 डिग्री, फिर किसका होता है? फिर किसका होता है? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो ये SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी हो गया। और SN1 का जस्ट इसका उल्टा था, हाँ या ना? SN1 का अगर बोलेगा तो सबसे ज्यादा क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? मिथाइल हैलाइड। यानी सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी भी उसी का होगा। अब अगर हम अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में बात करें, किसके केस में बात करें? अलग अलग, ठीक है, फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। बच्चे अगर हम अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में बात करें तो अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में ऑर्डर क्या होगा? सुनिए जरा ध्यान से। सबसे ज्यादा होगा अल्काइल आयोडाइड का, किसका होगा? अल्काइल आयोडाइड। फिर होगा किसका? अल्काइल ब्रोमाइड। फिर किसका होगा? अल्काइल क्लोराइड। फिर किसमें होगा?
अल्काइल फ्लोराइड। यहां पे कोई चेंजेस नहीं होता है बच्चा, सब में अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो ये बॉन्ड टूटने के ऊपर में डिपेंड करता है, और सबसे आसानी से बॉन्ड टूटता है आयोडीन में, इसीलिए यहाँ पे SN2 में भी SN1 के जैसा ही ऑर्डर होगा, Ri फिर RBr फिर RCl और सबसे लिस्ट किसका होता है, RF। बोलो बात समझ में आया? तो ये सारा कहानी था किसका, SN2 का, सारा कहानी किसका था, SN2। अब इसके लिए भी हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस ठीक है के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहे SN2 के लिए, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ नॉर्मली इस तरह से आएगा। बात समझ आया? ठीक है। और ये जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, TS यानी क्या, ट्रांजिशन स्टेट। बोलो बात समझ में आया? ठीक है। अब यहां पे दो गो कर्व काहे नहीं बनाए, क्योंकि यहां पे दो गो कर्व इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि ये रिएक्शन कितना स्टेप में होता है, एक स्टेप में होगा तो एक ही कर्व बनेगा। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रकार का दिक्कत है क्या, नहीं ना? ठीक है। आगे यहां पे तुमसे कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, तो आओ हम लोग जल्दी से SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, किसका बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड क्या, SN2। ठीक है। तो SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं, बात समझे? ठीक है। ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो इधर लिख लेते हैं SN1 और इधर लिखते हैं SN2। हम आप ही लोग से डिफरेंस पूछेंगे बाबू। सबसे पहला डिफरेंस हम लिखना चाहते हैं ऑर्डर के बेसिस पे। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग किसके बेसिस पे लिखना चाहेंगे, ऑर्डर। बताओ ऑर्डर के बेसिस पे डिफरेंस कौन बताओगे, हाथ उठाओ, चलिए बताइए आप। बहुत अच्छे। यहां पे ऑर्डर कितना होगा, 1, और यहां पे ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। 1 को हम क्या यूनिमोलिक्यूलर बोल सकते हैं, यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, फिर छोड़ दो क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 होगा और यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? चलो अब दूसरा हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ROR, डिपेंड्स ऑन। तो बताओ कौन इसका आंसर करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, हाथ खड़ा करिए। ये यहाँ पे ऑर्डर 1 है, मतलब एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा उसको बताना है। ठीक है, बताओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ। चलो बताओ बाबू, तुम किस पे डिपेंड करता है, क्या, अल्काइल हैलाइड ना, RX। ठीक है, तुम बता दो पुरेंगी, क्या होगा इसका, न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल हैलाइड और क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो अगर तुमको ये पता चल गया तो तुम ना इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। SN1 रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ तो, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ RX का पावर क्या लिख सकते हो, और इसके लिए कैसे लिख सकते हैं बताओ, ROR इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ RX इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NU का, सॉरी NU न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों का पावर कितना होगा, 1, और यहाँ पे भी क्या होगा, ऐड करोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, ऑर्डर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका ऑर्डर 1 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का नेचर, न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होगा, कौन बताओगे, बताओ सुष्मिता। इसमें नहीं वीक और स्ट्रॉन्ग के फॉर्म में बताओ, इसमें क्या होगा, वीक, बहुत अच्छे, इसमें वीक होगा और इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल के टर्म में हम लोग देख लिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके टर्म में, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेप के बेसिस पे बात कर लेते हैं कि कितना स्टेप में होता है। स्टेप के बेसिस पे कौन डिफरेंशिएशन बताओगे, चलो आराधना तुम बताओ, ये कितना स्टेप, गुड, ये 1 स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस बताओगे शिफ्टिंग के बेसिस पे। ठीक है, किसमें शिफ्टिंग होगा और किसमें शिफ्टिंग नहीं होगा, तुम बताओ पुष्पा, क्या होगा बताओ, यहां पे यस और यहां पे क्या बोलेंगे,
चलो बहुत अच्छे, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या डिफरेंस देख लिए हैं। तो स्टेप का बात कर लिए, शिफ्टिंग का बात कर लिए, सॉल्वेंट का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? सॉल्वेंट। चलो बताओ, अगर हम सॉल्वेंट का बात करें तो यहां पे ये है मेरा SN1 और ये है मेरा SN2। तो बताइए SN1 और SN2 में सॉल्वेंट कौन बताओगे? चलो मंजू तुम बताओ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत अच्छे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एक आध एग्जांपल क्या था भैया? H2O, बहुत अच्छे। और यहाँ पे क्या यूज करते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम क्या बताए थे? एसीटोन और एक क्या बताया है? DMF, फुल फॉर्म है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। बात क्लियर है? ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब बताता हूं, बताओ क्या यहां पे SN1 में इंटरमीडिएट बनता है कि नहीं बनता है? तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहां पे हम क्या बोलेंगे सर? नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहां पे अगर तुम बात करोगे रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बात समझे? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पे अगर इसका रिएक्टिविटी का बात करोगे, ठीक है, रिएक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। इस बेसिस पे अगर हम रिएक्टिविटी का बात करें तो यहां पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा सबसे लास्ट में, तुम ये भी ऐड कर सकते हो मिथाइल हैलाइड, कर सकते हैं ना, CH3X। यहां पे क्या बोलोगे? CH3X सबसे ज्यादा होगा, उल्टा CH3X, फिर क्या होगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर लास्ट प्रोडक्ट का, ठीक है। यानी हम लोग इसका बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो बताओ यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? रश्मिक मिक्सचर, ठीक है, कि रश्मि मिक्सचर। और यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या होगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट, या फिर वाल्डन इन्वर्जन, या फिर क्या होता है? वाल्डन इन्वर्जन। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अल्काइल हैलाइड के केस में, जिसको आपको याद रखना है। बात क्लियर है? ठीक है। तो 2 मिनट में आप लोग को SN1 SN2 के ऊपर में जितना बात हम बताए हैं उसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात करेंगे। एक बार मेमोराइज कर लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट NSR के ऊपर में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है, हम लोग ले लेते हैं RX, ठीक है, और इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। अब ध्यान देना जी, इसको रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस KOH। आगे ना इस रिएक्शन को हम लोग एक और बार पढ़ेंगे, वहां पे AQ नहीं होगा, AQ की जगह और कुछ दूसरा हुआ ना तो प्रोडक्ट अलग बन जाता है, इसलिए ध्यान रखना। यहां पे ले लेते हैं एक्वस KOH। क्या ले लेंगे बताओ? एक्वस KOH। बात क्लियर है? ठीक है। KOH में जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होता है ना, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है, वो होता है OH-। कौन होता है बताओ? अब देखो ये भैया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। OH- कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
अब तुमको पता है अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 होगा या SN2 होगा? SN2, यानी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से कैरी आउट होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे सुनो नेक्स्ट। अगर हम यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो यहां डेल्टा नेगेटिव और यहां पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये OH माइनस इसको अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा और होगा क्या? R, X हटेगा और इसके जगह में क्या जुड़ जाएगा? OH। तो देखो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट है R के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे क्या? अल्कोहल। क्या बोलेंगे? तो अगर हम अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराए तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल। तो KOH में न्यूक्लियोफाइल KOH नहीं होता है, कौन होता है? OH माइनस। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलो आगे सुनो नेक्स्ट। क्या चीज? हाँ पूछेगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। मेन क्या क्या याद रखना है, देखो एक याद रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है। बात क्लियर है? ठीक है, हालांकि तुम यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। देखो K और X मिल करके क्या बना लेगा बताओ? KX। क्या बना लेगा? KX। अब आगे सुनो नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये RX, ठीक है। इसको हम लोग पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? पानी के साथ। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा पूरा का पूरा H2O ही एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है बताओ? H2O। बात क्लियर है? ठीक है, अब H2O एक प्रकार का वीक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल। बच्चा अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो यहां पे कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1। क्या होगा? SN1। अब सुनो होता क्या है। बेसिकली अगर हम पानी का बात करें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और अपना ऑक्सीजन भैया के पास में क्या प्रेजेंट होगा बताओ? लोन पेयर। होगा या नहीं होगा? अब वापस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मानोगे, यहां डेल्टा नेगेटिव और यहां क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये अपना लोन पेयर उठा करके इसको दे दिया, ठीक है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी। ये तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहां से बाहर, ठीक है। अब यहां पे कैसा दिखेगा सिनेरियो देखो, R और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? O, ठीक है, और इसके साथ H और यहां पे भी क्या दिखेगा? H। यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। ये बात याद रखना, जब भी कोई लोन पेयर देगा ना उसके पास प्लस डेवलप होगा, तो ये तुरंत हाइड्रोजन को यहां से रिलीज कर देगा। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? OH। क्या बन जाएगा? R और OH, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? अल्कोहल। यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल। यानी अल्काइल हैलाइड को पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है जी, बस हम समझाने के लिए बताएं। पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। तो फ्यूचर बिजनेस सेट है तुम लोग का, ठीक है। अल्काइल हैलाइड लेना, पानी मिला देना, अल्कोहल तैयार कर लेना और उसके बाद आगे तुमको पता ही है क्या। मंजू पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहोगे? ये हाँ, तुम अल्काइल हैलाइड लाना, हम पानी लाएंगे क्या, और उसके बाद अल्कोहल बना करके हम लोग बेचेंगे, तुम बेचना। हाँ, अरे मंजू डॉन है ना। चलो ये था मेरा दूसरा रिएक्शन। अब हम थर्ड रिएक्शन का बात करते हैं। ध्यान दो, अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX और इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो इसको रिएक्शन कराएंगे NaOCH3 के साथ। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। अब भैया यहां से एक न्यूक्लियोफाइल प्यारा सा जनरेट होगा OCH3 माइनस। क्या जनरेट होगा? OCH3 माइनस। अब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ये इसको अटैक करा, ये बाहर, और प्रोडक्ट ये बनेगा ROCH3। बात क्लियर है? ठीक है। अब ऑक्सीजन के दोनों एंड में अगर अल्काइल ग्रुप, भले यहां पे हम R लिखे हैं बट है तो इधर भी अल्काइल ग्रुप ना, और CH3 भी अल्काइल ग्रुप, हाँ या ना? इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? यानी NaOCH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये भी एक प्रकार का NSR है और प्रोडक्ट बनता है ईथर। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग या वीक, कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बात याद रखना, माइनस वाला जितना होता है ना वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि माइनस है भैया, इसको इलेक्ट्रॉन देना ही देना है किसी को। बात समझे ना? ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुम सबको पता है SN2। बात क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो फिर से हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX
और इसको हम लोग एक बार NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा ना पूरा का पूरा NH3 ही एक्ट करेगा। पूरा का पूरा कौन एक्ट करेगा? NH3। ठीक है, अब ध्यान दो, NH3 क्यों एक्ट करेगा? वही लोन पेयर वाला कहानी। ठीक है, फिर ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा। ठीक है, ये यहां से क्या हो जाएगा? बाहर, और एक हाइड्रोजन फिर से शहीद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो इसके पास प्लस चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से तो खींचेगा ना, वो कहां से खींचेगा? हाइड्रोजन से। और फाइनली प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा बताओ? RNH2। RNH2 ये प्रोडक्ट को बोलते हैं एमीन या फिर अमाइन। क्या बोलते हैं? अमाइन। और इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये भी तुम्हारा एक प्रकार का कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल मैकेनिज्म SN1। बात समझे? ठीक है, आगे सुनो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर से हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड RX, और इसको हम लोग अब की बार रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? तो इसको रिएक्शन कराते हैं RNH2 के साथ। यह 1 डिग्री अमाइन। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन। ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। ये भी कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा बताओ? वीक न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म तुम लोग को पता ही है क्या होने वाला है? SN1। फिर से क्या हो जाएगा? SN1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, फिर से ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा और शहीद कौन होगा? एक हाइड्रोजन। प्रोडक्ट कैसा बनेगा? देखो R, इसके साथ नाइट्रोजन आ जाएगा। क्या 2 हाइड्रोजन में एक शहीद होगा कि नहीं होगा? तो NH, और इधर क्या आ जाएगा? R। इसको भी अमाइन बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? तो ये बनेगा 2 डिग्री अमाइन। ये क्या बनेगा? 2 डिग्री अमाइन, या फिर इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइन। अब सिमिलरली ना RX प्लस RNHR ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये भी कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा बताओ? वीक न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। ये लोन पेयर से उसको अटैक करा और यहाँ पे आ जाएगा R, फिर क्या आ जाएगा? N, फिर यहाँ पे आएगा R, और फिर से एक क्या आएगा? R, क्योंकि हाइड्रोजन तो शहीद होगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बताओ? 3 डिग्री अमाइन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्सरी अमाइन। और चाहे तुम 1 डिग्री अमाइन का बात करो, 2 डिग्री का बात करो, या 3 डिग्री का तीनों न्यूक्लियोफाइल है, बट कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल। बात समझे ना? ठीक है, तो ये कहानी था। अब अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन का, नेक्स्ट जो 4 रिएक्शन लिखने वाले हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग लेते हैं RX और इसको रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ। किसके साथ? KCN। यहां पे अगर तुम न्यूक्लियोफाइल का बात करोगे तो CN-। बताओ जी, स्ट्रांग होगा या वीक होगा? ये कैसा होगा? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। तुम सबको पता है मैकेनिज्म कौन सा होने वाला है? SN2। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा R, और यहाँ पे क्या होगा? CN। इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। बात क्लियर है? ठीक है, एक मिनट। साइनाइड क्या होगा? साइनाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम RX ले लेंगे ना, और इसको हम रिएक्शन कराएंगे AgCN के साथ। किसके साथ? AgCN। तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो AgCN के बजाय NC होता है। ठीक है, अब तुमको पता है CN और NC एम्बिडेंटेट है। इसका डोनर एटम C था तो C से जुड़ा, अब डोनर एटम कौन होगा? N, और प्रोडक्ट बन जाएगा R, और यहां पे क्या लिखोगे? NC। इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे सुनो। नेक्स्ट फिर से हम क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं RX और इसको रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ। किसके साथ? AgNO2। तो यहां पे बन जाएगा R, और यहां पे जुड़ेगा NO2। क्या जुड़ेगा? NO2। यानी यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो NO2-। क्या जनरेट होगा? NO2-, यानी ये नाइट्रोजन सेंटर से जुड़ेगा, और इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ये प्रोडक्ट बनेगा। वही अगर हम अल्काइल हैलाइड लेंगे RX और इसको KNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, KNO2, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो ये होगा ONO। क्या होगा? ONO। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा RONO। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। तो ये 4 रिएक्शन याद रखना। ठीक है, अगर KCN है तो साइनाइड, AgCN है तो आइसोसाइनाइड, अगर AgNO2 है तो नाइट्रो, और KNO2 है तो नाइट्रोसो। बात समझे? ठीक है, चलो
नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन का बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन ये है, हम लोग ले लेते हैं RX और इसको रिएक्शन कराते हैं इसके साथ LiAlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है H- आयन देना। क्या देना? H-। तो यहां पे ये तुमको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा H-। क्या देगा? H-। ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब ध्यान देना, H- इसको करेगा अटैक और यहां से ये बाहर होगा। अब ध्यान पूर्वक सुनिए बाबू, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते थे तो अल्काइल ग्रुप बनता था, हाँ या ना? बाबू अल्काइल ग्रुप में वापस से एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी यहाँ पे R और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? H, यानी ये क्या हो जाएगा बताओ? अल्केन। क्या हो जाएगा? अल्केन। आगे सुनो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बात करोगे ये भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। RX ले लेते हैं और इसको रिएक्शन कराते हैं इसके साथ RMgX, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ध्यान दीजिएगा, या फिर इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोला जाता है। तो अब वापस से यहां पे तुमको साफ साफ दिख रहा होगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा कौन एक्ट करेगा? R-। ये R- यहां पे ये बाहर हो जाएगा और R के साथ अब कौन जुड़ जाएगा? R। बाबू ये कार्बन ही चेन है ना जी, सिंगल बॉन्ड ही है ना, अल्केन होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे क्या बन जाएगा? अल्केन। बट ज्यादा कार्बन वाला कि सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला? देखो R और R, बाबू जो हम लोग अल्काइल हैलाइड लिए थे उससे कार्बन का नंबर अल्केन में ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? ज्यादा दिखेगा ना। देखो पहले इतना ही कार्बन था, एक और कार्बन का चेन जुड़ा तो हायर या लोअर दिखेगा? तो यहाँ पे अल्केन दिखेगा बट हायर। क्या दिखेगा? हायर अल्केन। क्या दिखेगा? हायर अल्केन। तो ये कुछ एग्जाम्पल था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बात समझे? ठीक है, तो तुमको याद रखना है, अगर हम एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन कराए अल्कोहल, पानी के साथ रिएक्शन कराए अल्कोहल, NaOCH3 के साथ रिएक्शन कराए तो क्या मिलेगा? ईथर। NH3 के साथ रिएक्शन कराए 1 डिग्री अमाइन, RNH2 के साथ रिएक्शन कराए 2 डिग्री अमाइन, RNHR के साथ रिएक्शन कराए 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, अगर हम KCN के साथ रिएक्शन कराए साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, AgNO2 के साथ नाइट्रो, KNO2 के साथ नाइट्रोसो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अल्केन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्केन बट हायर अल्केन। ठीक है, तो ये सारा कहानी था किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN1 और SN2 का। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, एक बार इसको देख लो।